रीबर्थ ऑफ डॉक्टर डेविल एपिसोड 18। अगली सुबह से सब अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ चुके थे। रचित की आज इम्पोर्टेंट सर्जरी थी, तो वो सुबह जल्दी ही बिना नाश्ता किए हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। वही सिया आज हॉस्पिटल थोड़ा लेट जाने वाले थी। नाश्ते के बाद शिवम भी आर्यन को अपने साथ लेकर चला गया था। उसने पहले उसे स्कूल छोड़ा, फिर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वही अमिताश जी अब से कुछ दोनों के लिए घर पर ही रहने वाले थे। अभी उनका रेस्ट करने का प्लान था, जिस वजह से सारा ऑफिस का काम रचित को ही संभालना था। सबके जाने के बाद सिया सारा काम समेट कर किचन में आए तो रानी किचन के काम में लगी हुई थी। उसे बिजी देख सिया भी मदद करने लगी। सब कुछ खत्म कर दोनों बाहर आए तो सरस्वती जी उन्हें देख बोली, अब तुम दोनों कुछ खा लो, उसके बाद काम करना, सुबह से लगी हुई हो दोनों। और सिया बेटा, रचित आज बिना नाश्ता किए ही हॉस्पिटल गया है, तो उसका खाना तुम अपने साथ लेते जाना, वरना वो खाएगा भी नहीं। उनकी बात सुन सिया अपना सर हिला दी तो सरस्वती जी पास में बने मंदिर में चली गई। वही अमिताश जी भी थोड़े देर बाद अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल गए। काफी दिन से वो काम में ज्यादा उलझ गए थे, तो उन्हें इन सब के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसलिए आज उन्होंने सब दोस्तों से मिलने का प्लान बनाया था। सबके जाने के बाद सिया रानी को देख बोली, दी आइए नाश्ता कर लीजिए आप। रानी उसकी बात सुन कुछ नहीं बोली। उसका ध्यान अभी अजय के रूम की तरफ था। वो सुबह से अभी तक बाहर नहीं आया था, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान थी। उसकी परेशानी समझते हुए सिया रानी का हाथ पकड़ उसे पास के कुर्सी पर बैठाते हुए बोली, दी जब इतनी चिंता हो रही है आपको, तो एक बार जाकर देख आइए ना। भैया अभी तक नाश्ते के लिए नीचे भी नहीं आए हैं, कहीं उनकी तबीयत। उसकी बात सुन रानी बेचैनी से उसे देखती है, मगर बोलती कुछ नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। इससे पहले वो कुछ सोचती, अजय के रूम का दरवाजा खुला और वो बाहर आया। दरवाजे की आवाज सुन दोनों ने अपनी नजरें उठा उस तरफ देखा। सामने अजय पूरे तरीके से रेडी खड़ा था। उसे तैयार देख रानी हैरानी से उसे देखने लगी। वही सिया भी उसे देख थोड़ी हैरान थी। अजय ने इस वक्त व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था, साथ में ब्लैक कोट। वो इस वक्त वकील के जैसे रेडी हुआ था। उसे वापस पहले वाले अवतार में देख रानी के कदम डगमगा गए। सिया की नजर जैसे ही उस पर गई, उसे ऐसे देख जल्दी से पकड़ ली, वरना वो गिर ही जाती। रानी को अजय को वापस पहले की तरफ वकील के रूप में देख वो सब याद आने लगा था, जो इस प्रोफेशन के कारण उसने फेस किया था। सब याद करते हुए उसके आंखों में आंसू झिलमिला गए। दोबारा से वही सब वापस देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अजय, जिसका ध्यान रानी पर ही था, वो उसके चेहरे के बदलते भावों को देख रहा था। वो रानी के पास आया तो रानी उसे अपने आंसू भरे नजरों से देखने लगी, जैसे पूछना चाह रही हो कि जिस प्रोफेशन के कारण उसने सबने इतना सहा, वो मरते मरते बचा, उस ही रास्ते में उसे वापस क्यों जाना है। रानी के आंखों में जो सवाल था वो अजय समझ पा रहा था, लेकिन उसके लिए अभी जिया को इंसाफ दिलाना बहुत जरूरी थी, जिसके कारण उसने इतना सहा। इतने टाइम तक अपने घर परिवार, अपना बच्चा, रानी सबसे दूर रहा। वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता था। वो चाहता था उसे को ऐसी सजा दिलवाए कि भविष्य में कोई भी लड़की वो न सहे जो जिया ने सहा था। अजय रानी से अपनी नजरें हटा सिया की तरफ देख बोला, सिया मैं कोर्ट जा रहा हूँ, अगर कोई पूछे तो बता देना, और हाँ रचित को इस बारे में जरूर इन्फॉर्म कर देना। सिया उनकी बात सुन एक बार रानी को देखती है, जो अपनी आंसू भारी नजरों से अभी भी अजय को देख रही थी। उसकी हालत देख वो परेशान हो गई और उसे देख बोली, भैया नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। अजय रानी से अपनी नजरें हटा बोला और बिना वक्त गवाए वहां से बाहर निकल गया। उसे पता था कि वो अगर 2 मिनट भी वहां रुका तो शायद ये करने की हिम्मत न जुटा पाए, इसलिए वो सीधे वहां से बाहर आया और कोर्ट के लिए निकल गया। उसे हर हाल में जिया को इंसाफ दिलवाना था और सबको ये बताना था कि चाहे मुर्जिम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे उसके किए की सजा मिलकर ही रहती है। अजय के जाने के बाद रानी अपना सर पकड़ बैठ गई। उसे ऐसे देख सिया उसे गले लगा बोली, दी संभालिए, क्या हो गया आपको? सब ठीक है, देखिए अब तो भैया भी हम लोग के साथ है, आपके पास है, तो आप क्यों परेशान हो रही है? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सिया रोक उन्हें, वो लोग फिर उन्हें कुछ कर देंगे। मैं दोबारा वो सब नहीं सह सकती। नहीं, मुझे कैसे भी करके उन्हें रोकना होगा। इतनी मुश्किल से भगवान ने उन्हें वापस भेजा है, मैं उन्हें इस बार कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे जाना होगा, उन्हें रोकना होगा। रानी को सिया की कोई बात नहीं सुनाई दे रही थी। वो अजय को वकील के रूप में देख खुद में बड़बड़ाते हुए बोली और जैसे ही बाहर जाने को हुई सिया उसे पकड़ते हुए बोली,
दी कहाँ जाना है आपको? प्लीज आप शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। उसकी हालत देख सिया को भी रोना आ गया था। रानी सिया की बात सुन उसे कंधे से पकड़ बोली, तुम्हें कुछ नहीं पता लाडो, वो लोग बहुत खतरनाक है, वो इन्हें मार देंगे। वो फिर से उसी कैसे को लड़ने गए हैं जिस वजह से हम सब ने इतना सहा। नहीं, इस बार मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मुझे उन्हें रोक होगा, मुझे जाना चाहिए। इतना बोल रानी जैसे ही जाने को हुई, सिया उसे जल्दी से गले लगा बोली, दी आप शांत हो जाइए, जरूरी तो नहीं भैया उस वजह से ही कोर्ट गए हो सकता है उन्हें कुछ काम हो। उन्हें आने दीजिए, फिर हम इस बारे में बात करेंगे, तब तक आप शांत रहिए। इतना बोल वो उसे वहां सोफे पर बैठती है और पानी पिलाती है। उसकी बात सुन रानी उम्मीद से उसे देख बोली, तुम सच कह रही हो ना लाडो, वो दोबारा वो केस नहीं लड़ेंगे ना? मैं उन्हें फिर से खोना नहीं चाहती। इतना बोल वो उसके गले लग गई। सिया उसकी हालत देख उसे शांत करवाती है और थोड़ा सा खाना खिलाकर उसे नींद की दवा दे देती है, जिससे रानी थोड़ी देर के लिए सो जाए और उसे आराम मिल पाए। सिया को पता था कि वो 2 दिन से स्ट्रेस के कारण ढंग से सो नहीं पा रही है। जब तक सरस्वती जी नहीं आ गई, सिया रानी के पास ही परेशान सी बैठी हुई थी। उनके आने के बाद वो उन्हें रानी का ध्यान रखने का बोल हॉस्पिटल निकल गई। उसने उन्हें रानी की हालत के बारे में नहीं बताया था। सिया ने बस इतना कहा था कि रानी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने दावा देकर उसे आराम करने को कहा है। सरस्वती जी उसे परेशान देख बोली, बेटा तू परेशान मत हो, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। तू हॉस्पिटल जा और हाँ खान लेकर जाना। मुझे पता है तूने भी अभी तक नहीं खाया है कुछ, इसलिए दोनों आराम से एक साथ लंच कर लेना और यहाँ की फिक्र मत करना, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। उनकी बात सुन सिया उन्हें ख्याल रखने का बोल ऑफिस के लिए निकल गई। इधर हॉस्पिटल में रचित की सर्जरी खत्म हुई तो वो बाहर आए एक नर्स को देख बोला, डॉक्टर सिया को मेरे केबिन में भेजिए। मगर सर वो तो हॉस्पिटल नहीं आए हैं। नर्स उसकी बात सुन बोली तो रचित वहां से केबिन की तरफ बढ़ गया। वो केबिन में आया और जैसे ही अपना फोन उठा सिया को कॉल लगाने को हुआ, उसके केबिन का दरवाजा अचानक से खुला। रचित आवाज सुन जब तक पीछे मुड़ के देख पाता, तब तक किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया था। रचित उसकी खुशबू महसूस कर जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा, सिया को देख मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर बोला, क्या बात है बीबी, लगता है आज आपको अपने पति पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। उसकी बात सुन सिया कुछ नहीं बोली, वो अभी भी रचित के गले लगे हुए खड़ी थी। उसे शांत देख वो उसे खुद से अलग करता है तो सिया के आंखों में आंसू देख बेचैन हो उसका चेहरा अपने हाथों में ले बोला, क्या हुआ सिया, तुम तो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? कुछ हुआ है तो बताओ। किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? घर में तो सब ठीक है ना? उसकी बात सुन सिया अपना सरना में हिला दी तो रचित उसका चेहरा ऊपर कर उसकी आंखों में देख बोला, क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? साफ साफ बताओ मुझे। उसके पूछने पर सिया ने उसे सुबह हुई सारी बातें बता दी, साथ में रानी के हालत के बारे में भी। सब कुछ सुन रचित बिना किसी भाव के बोला, देखो सिया तुम अभी इस बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए तुम भैया को समझ नहीं पा रही हो। आप कहना क्या चाहते हैं कि भाभी गलत है? आपको उनका दर्द नहीं दिख रहा है? कितनी परेशान है वो, क्या हालत हो गई है उनकी? सिया उसकी बात पर उससे दूर हट हल्के गुस्से में बोली, मैंने ये नहीं कहा बीवी की भाभी गलत है, पर भैया भी गलत नहीं है। वो बस उस लड़की को इंसाफ दिलाना चाहते हैं जिसे उन्होंने अपनी उस बहन माना था, पर उसके लिए कुछ कर नहीं पाए थे। ऐसा क्या हुआ था साहिब, हमें बताइए ना। सिया उसकी बात सुन परेशान हो बोली तो रचित उसे देख बोला, बस थोड़ा सब्र कर लो, सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। अभी चलो खाना खाओ, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया होगा और न ही अपनी दवाई ली होगी। रचित की बात सुन सिया अपनी नजरें चुराने लगी, क्योंकि उसे पता था उसे डांट पड़ने वाली है। लेकिन रचित उसे बिना डांटे फ्रेश होने चला गया। उसे जाते देख सिया भी चुपचाप से खाना निकाल दी। वो नहीं चाहती कि रचित को गुस्सा आया और वो उसे डांटे। थोड़ी देर बाद दोनों ने अपना खाना खाया और अपने काम में लग गए। रचित तो थोड़ी देर बाद ही वहां से ऑफिस के लिए निकल गया था। वहीं सिया हॉस्पिटल में ही सब कुछ देख रही थी। बीच बीच में उसने घर फोन करके रानी की तबीयत का भी पूछ लिया था। वो अभी भी थोड़ी सी परेशान थी। शाम में शिवम उसके पास आ बोला, गुड़िया मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ। इतना बोल वो बाहर निकल गया। सिया शिवम की बात सुन जल्दी से अपना सामान समेट बाहर आए तो शिवम उसे खोए देख बोला, क्या हुआ, तू परेशान दिख रही है, सब ठीक है ना? हाँ भाई सब ठीक है, बस थोड़ी थक गई हूँ। सिया बात टालते हुए बोली तो शिवम उसकी बात सुन मुस्कुरा कर बोला, अच्छा ऐसा है तो चल, आज वही चलते हैं अपनी थकान मिटाने।
आज थोड़ा समय भाई बहन साथ बिताते हैं। उसकी बात सुन सिया मुस्कुरा दी। दोनों वहां से उसी दुकान पर गए जहां वो शिवम के साथ पहले आई थी और उनके साथ रचित भी आया था। उन पलों को याद कर दिया, मुस्कुरा दी। दोनों ने वहां जाकर अपनी पसंद की चाय और मैगी ऑर्डर की और बैठकर बात करते करते खाने लगे। वहीं उन लोगों से कुछ दूरी पर बैठी एक लड़की शिवम की तरफ इशारा कर अपने दोस्त से बोली, संस्कृति देख, वो तेरा शिवम है ना, पर वो तो किसी लड़की के साथ है। अपनी दोस्त की बात सुन संस्कृति जैसे ही अपनी नजरें उठा शिवम की तरफ देखती है, सिया को उसके साथ देख गुस्से में उसकी मुट्ठी बीच गई। वो दोनों को घूरते लगी। वहीं उसे ऐसे देख उसकी दोस्त मजाक में बोली, वैसे जो भी कहो दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं, क्यों है ना। इतना बोल वो हंसने लगे। शिवम और सिया दोनों उसी जगह पर आए थे जहां वो पहले भी शिवम और रचित के साथ आई थी। वो दोनों चाय और मैगी ऑर्डर कर मजे से खा रहे थे। तभी सिया मैगी खाते हुए थोड़ा सा अपने कपड़े पर गिरा ली। उसकी हरकत देख शिवम हंसते हुए बोला, बचपना गया नहीं तेरा, अभी भी खाना गिरा कर ही खाती है। उसकी बात सुन सिया मुंह बनाते हुए बोली, क्या भाई आप भी, मेरे कपड़ों को भी चैन नहीं है, जब तक उन्हें खाना न मिले तब तक दिन ही नहीं खत्म होगा। मैं आती हूँ इसे साफ करके। इतना बोल वो मुंह बनाते हुए हैंकी से अपने कपड़े साफ करने लगी। उसकी बात सुन शिवम अपना सर हिला दिया तो सिया वही साइड में लगे नल की तरफ चली गई। वहीं उसे जाते देख संस्कृति जो सिया को गुस्से में घूर रही थी, वो अपने दोस्तों को देख गुस्से में बोली, मैं अभी आए। इतना बोल वो भी सिया के पीछे चली गई। सिया अपने कपड़े साफ कर जैसे ही मुड़ी, सामने खड़ी संस्कृति गुस्से में उसकी तरफ अपनी उंगली दिखा बोली, यू दो कैदी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड पर नजरें डालने की, तुम्हें तो मैं। इतना बोल वो जैसे ही अपना हाथ सिया की तरफ उठाने को हुई, सिया उसका हाथ पकड़ के, ओ हेलो, ये क्या जंगली जानवरों के जैसे हर बार झपट्टा मारने आ जाती हो, थोड़ा तमीज ही सीख लेती, कम से कम ये तो पता होता कि सामने वाले से बात कैसे करते हैं। और ये क्या है, जब देखो हाथ उठाने के बहाने ढूंढते रहती हो, ज्यादा खुजली मैच रही है तो चिड़ियाघर में जंगली जानवरों के बीच चली जाओ। इतना बोल वो झटके से उसका हाथ छोड़ दी। उसके इतना बोलते ही संस्कृति गुस्से में उसे अपनी उंगली दिखा बोली, तुम दो टेक की लड़की, तुम खुद को समझती क्या हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है समझी कि तुम मेरे सामने खड़ी भी हो सको। 2 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम जैसे लोगों की तुम्हारी औकात याद दिलाने में। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी नजरें जिस लड़के पर है ना, उसे से जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। दूर रहो उससे, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। उसकी बात सुन सिया का दिमाग खराब हो गया। उस लग रहा था कि संस्कृति रचित के बारे में बात कर रही है। वो पहले तो गुस्से में उसे घूरते हैं, फिर खुद को शांत कर हंसते हुए बोली, लगता है पागल खाने से छुट कर आए हो तुम, तभी तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मैं तो कहती हूँ एक बार अपने दिमाग का इलाज दोबारा से करवा लो, पिछली बार जो प्रॉब्लम रह गई थी ना, वो इस बार ठीक हो जाएगी। और हाँ, रही बात मेरी औकात की, तो ये लो ह्यूमर कार्ड। बस एक बार गूगल पे हमारा नाम सर्च कर लेना, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा तुम्हें कि हमारी औकात क्या है। एंड वन मोर थिंग, ये जो अपने माँ बाबा के पैसे पर इतना उछलती हो ना, उसकी जगह पर अगर खुद से कभी 2 रुपए भी कमाती ना, तो कभी सामने वाले को ऐसे ना बोलती। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें और बता देती हूँ कि मेरी नज़र जिस पर पड़नी थी ना वो पड़ चुकी है, और उन्हें मुझसे कोई अलग कर दे, ये कभी मैं होने नहीं दूंगी। तो तुम्हारी नज़रें जहाँ है ना, वहां से हटा लो। हर किसी के बस की बात नहीं है हमारे वाले को झेलना। इतना बोल वो प्यार से उसका गाल थपथपा वहां से शिवम की तरफ बढ़ गई। वही संस्कृति उसे जाते हुए अपनी जलती नजरों से घूरते हुए बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोल वो अपने हाथ में पकड़े कार्ड को देखती है जिसपे डॉक्टर सिया मिश्र लिखा हुआ था। वो गुस्से में उस कार्ड को मोड़कर वही फेंक दी और वहां से अपने दोस्त के पास वापस आ गई। उसकी हालत देख उसकी दोस्त उस पर हंसते हुए बोली, क्या हुआ संस्कृति, गई तो तू ऐसे थी जैसे उस लड़की को उसकी औकात याद दिला देगी, लेकिन तेरी हालत देख तो ऐसा लग रहा है जैसे उस लड़की ने तुझे तेरी औकात याद दिला दी। इतना बोल उसकी दोस्त उस पर हंसने लगी। संस्कृति उन्हें गुस्से में घूरते हुए वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल गई। वो ड्राइवर करते हुए वो बार बार शिवम का नंबर ट्राई कर रही थी। इधर शिवम जो सिया के आने का वेट कर रहा था, उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख वो जैसे ही फोन उठाने को हुआ, सामने से आती सिया को देख वो अपना फोन काट उसे साइलेंट कर पॉकेट में रखते हुए मन में बोला, घर जाकर इससे बात करता हूँ। वो अभी खोया हुआ ही था, तभी सिया उसके पास आ बोली, क्या हुआ भाई, कहाँ खोए हुए हो आप?
कहीं हमारे भाभी के ख्याल ज्यादा तो नहीं सता रहे हैं आपको? इतना बोल वो शरारत से मुस्कुराने लगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो तुझे आने में लेट हो गया न, तो वही सोच रहा था कि तुम कहाँ रह गई। अब घर चले। शिवम उसकी बात को टालते हुए बोला तो सिया सर हिलाकर उसके साथ निकल गई। इधर शिवम के फोन ना उठाने से संस्कृति का गुस्सा और बढ़ गया था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए स्टीयरिंग पर अपने हाथ मारते हुए बोली, शिवम तुमने आज सिर्फ उस लड़की की वजह से मेरा फोन नहीं उठाया ना, अब तुम देखो मैं उस लड़की का क्या करती हूँ। हमारे बीच आने वाले किसी को मैं नहीं छोड़ूंगी। इतना बोल वो गुस्से में ड्राइविंग किए जा रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में सिया के लिए नफरत साफ दिख रही थी। अब ये नफरत संस्कृति को कहां तक ले जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिया घर पहुंचकर सबसे पहले रानी के रूम में गई तो रानी वहां नहीं थी। उसे न देख वो फ्रेश होने अपने कमरे में गई और कपड़े बदलकर सीधे किचन में आ गई। उसने सबके लिए चाय बनाया और कप में छानकर बाहर बगीचे में लेकर आ गई। सरस्वती जी और रानी वही बैठे हुए बातें में लगी हुए थे। सिया ने उन्हें चाय दिया तो रानी मुस्कुराते हुए बोली, आप कब आए लाडो? बस अभी अभी दी, आप ठीक हो? इतना बोल वो अपना कप लेकर भी वही बैठ गई। अरे मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रानी उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली और चाय पीने लगी। वही उसके चेहरे को देख सिया समझ गई थी कि वो परेशान है, लेकिन वो अपनी परेशानी किसी को दिखाना नहीं चाहती है। सिया भी उसे ऐसे देख उससे आगे कुछ नहीं पूछती है। सरस्वती जी जिनकी नजरें काफी देर से दोनों पर थी, वो दोनों को ऐसे शांत देख बोली, क्या बात है आज मेरी दोनों बेटियां इतनी शांत क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही, आप कहिए। सिया उनकी बात सुन बोली तो सरस्वती जी मुस्कुराते हुए बोली, मैं सोच रही थी क्यों ना आज हम लोग छुट्टी मनाए। लेकिन माँ अभी तो बहुत सारे काम पड़े हैं और रात का खाना भी बनाना है। उनकी बात सुन रानी परेशान हो बोली तो उसे देख सरस्वती जी मुंह बनाकर बोली, हाँ तो हम सब ने भी क्या रोज रोज का ठेका ले रखा है क्या खाना बनाने का? आज ना इन लड़कों को खुद बनाने दो खाना, हम सब चलते हैं कहीं बाहर अच्छे से डिनर करेंगे। क्या ख्याल है? वो दोनों को देख बोली तो सिया कुछ सोच मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल माँ, हमें चलना चाहिए। आखिर हमारे पतियों को भी तो पता चले कि हम सब दिन भर में कितना काम करती है। हम लोग आते हैं रेडी होकर, आप भी रेडी हो जाओ। आज का खाना हम तीनों बाहर ही खाएंगे। थोड़ी देर में तीनों रेडी होकर आए तो आर्यन उन्हें देख बोला, आप लोग कितने सुंदर लग रहे हो। उसकी बात सुन सिया उसे गोद में उठा प्यार करते हुए बोली, चैंप हमारा एक काम करेंगे आप? उसकी बात सुन आर्यन अपना सर हिला दिया तो सिया उसके कान में कुछ समझा बोली, आप कर लोगे ना चैंप? अरे चाची आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपका काम हो जाएगा। आर्यन अपना सर हिला बोला तो सिया मुस्कुरा दी। तीनों ने सवेंस को कुछ समझाया और बाहर निकल गई। इधर उनके जाने के आधे घंटे बाद अमिताश जी आए और सोफे पर बैठते हुए सरस्वती जी को आवाज लगा बोले, सरू जरा एक ग्लास पानी दीजिए ना, कहाँ है आप? उनकी आवाज सुन आर्यन जल्दी से उनके लिए पानी लेकर आया और सामने टेबल पर रख वही सोफे पर बैठ गया। अमिताभ जी उसे देख मुस्कुराते हुए पानी पी बोले, बेटा आप अकेले, बाकी सब नहीं दिख रहे हैं, आपकी दादी कहाँ है? इतना बोल वो इधर उधर देखने लगे। उनके आवाज सुन शिवम भी बाहर आया तो किसी को न देख बोला, माँ, भाभी और गुड़िया कहाँ है? कोई नजर नहीं आ रहा, सब कहीं गए हैं क्या? वो लोग अभी कुछ समझते उससे पहले रचित जो अभी अभी अंदर आया था, वो उन्हें ऐसे देख बोला, क्या हुआ, आप लोग ऐसे परेशान क्यों दिख रहे हैं? इतना बोल वो भी सोफे पर बैठते हुए सिया को आवाज लगाते हुए बोला, सिया एक कप कॉफी बना दो प्लीज। उसकी बात पर जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो दो बार और आवाज लगता है लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रचित दोनों को देख बोला, कोई घर में नहीं है क्या? वही तो हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तीनों गई कहाँ। कब से हम लोग आवाज लगा रहे ही लेकिन वो लोग कहीं है ही नहीं। शिवम उसकी बात सुन परेशान हो बोला तो रचित परेशान हो गया। तीनों परेशान थे। वही आर्यन उन्हें देखते हुए मस्त सेव खा रहा था। रचित की नजरें जब उस पर गई तो वो उसे अपने पास बुला बोला, चैंप आपकी दादी, चाची और मम्मा कहाँ है? रचित की बात सुन आर्यन तीनों को एक नजर देख बोला, तीनों लेडीज बाहर गई है। उसके इतना बोलते ही वो लोग हैरान हो बोले, क्या? आर्यन की बात सुन रचित अपना फोन निकाल जैसे ही सिया को कॉल लगाने को हुआ, अमिताश जी कुछ सोच उसे रोकते हुए बोले, क्या कर रहे हो बेटा, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। कितने दिन बाद तो तीनों ऐसे अकेले बाहर गई है, थोड़ा एंजॉय करने दो उन्हें, हमेशा तो काम में ही लगी रहती है, खुद आ जाएंगी थोड़ा देर में। उनकी बात सुन रचित और शिवम अपना सर हिला देते हैं।
वही उनकी बातें सुन आर्यन उन्हें देख कुछ सोचते हुए बोला, चाचू मुझे भूख लगी है। तो चैंप आपको खाना खा लेना चाहिए था ना। आप रुको, मैं अभी खाना मंगवा देता हूँ। उसकी बिक सुन शिवम बोला और सर्वेंट को आवाज लगाने लगा, लेकिन घर में कोई रहता तब ना उनकी सुनता। किसी को ना आते देख वो खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, ये सब कहाँ रह गए। चाचू घर में हम चारों के अलावा कोई नहीं है। दादी ने सब नौकरों को छुट्टी दे दी है और मैंने किचन में देखा है खाना नहीं बना हुआ नहीं है, इसलिए आप मेरे लिए कुछ बना दो, मुझे भूख लगी है। आर्यन मासूमियत से उसे देख बोला तो शिवम परेशान हो गया। बेचारे को कुछ बनाना आता ही नहीं था तो बनता क्या। उनकी बात सुन रचित वहां से उठते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, शिवम इतना परेशान होने की क्या बात है, ऐसा करो खाना बाहर से मंगवा लो, चैंप को पसंद होगा वो उसके लिए मंगवा देना। उसकी बात सुन आर्यन खुश हो गया और शिवम को अपना फरमाइश बताने लगा। वही रचित अपने रूम की तरफ बढ़ गया। इधर शिवम जैसे ही ऑर्डर करने को हुआ, महेंद्र जी उसे देख खुश हो बोले, एक काम कर, मेरे लिए न दाल मखनी, शाही पनीर और लच्छा पराठा मंगवा दे। इतने दिन से तुम्हारी माँ के हाथ का खाना खाकर बोर हो गया हूँ। और हाँ, मीठे में गर्म गर्म गुलाब जामुन ऑर्डर करना मत भूलना। उनकी डिमांड सुन शिवम हंसते हुए बोला, पापा आपकी लिस्ट देखकर तो लग रहा है जैसे कितने दिन से अपने ये सब कुछ नहीं खाया है। आने दो माँ को, फिर बताता हूँ आपके विचार। चुपचाप ऑर्डर कर समझा, और अगर तूने अपनी माँ के सामने चुगली की न तो मैं तुझे बताऊंगा। आया बड़ा माँ को बताएगा। खाना आ जाए तो मुझे बुला लेना, तब तक मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अपने बाप को धमकी देता है। उसकी बात सुन अमिताश जी उसे घूरते हुए बोले और खुद में बड़बड़ाते हुए अपने रूम में चले गए। वही उन्हें जाते हुए शिवम मुंह बनाकर उन्हें देख रहा था। आर्यन उसे ऐसे देख हिलाते हुए बोला, क्या चाचू ये मुंह आप बाद में बनाना, अभी जल्दी से मेरे लिए पिज्जा और पास्ता मंगवा दो। मम्मा आ गई ना तो वो मुझे खाने नहीं देगी। हाँ हाँ कर रहा हूँ ऑर्डर, अब थोड़ी देर शांत रहेगा तब ना करूंगा। शिवम उसे घूर कर बोला और ऑर्डर कर दिया। अब बस उन्हें खाना आने का इंतजार था। इधर तीनों बाहर तो आ गई थी, लेकिन उनका ध्यान घर में ही अटका हुआ था। तीनों घर के ही पास एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। रानी और सिया बात कर रही थी। वही सरस्वती जी तो मस्त आराम से अपना खाना एंजॉय कर रही थी। खाने के वक्त सिया बस अपनी प्लेट में अपनी चम्मच घुमा रही थी। उसका ध्यान तो रचित में ही लगा हुआ था कि वो घर आ गया होगा, उसने काफी पी होगी भी या नहीं। आते वक्त उन्होंने सभी सर्वेंट्स को भी छुट्टी दे दी थी, जिस वजह से वो परेशान थी। आर्यन के लिए भी उसने आने से पहले उसके फेवरेट खाना बनाकर खिला दिया था, ताकि उसे भूख न लगे। वो अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी सरस्वती जी उसे देख बोली, क्या हुआ है बेटा, जब से आए हैं तब से देख रही हूँ खोई हुई है। अरे उनकी टेंशन मत लो, वो लोग मैनेज कर लेंगे, तुम आराम से खाओ। देखना घर जाकर तुम खुद कहोगी कि तुम्हारी मम्मी सही बोल रही थी। पर माँ वो लोग घर आ गए होंगे, और तो और खाना भी नहीं बना हुआ है, वो सब खाएंगे क्या। हम लोग का तो खाना हो गया ना, तो अब हम लोग घर चलते हैं प्लीज, वरना हमसे खाया नहीं जाएगा। सिया उन्हें देख परेशान सी बोली तो सरस्वती जी उसकी बातों पर मुस्कुरा दी। दिए ने जल्दी से सबके लिए खाना पैक करवाया और जैसे ही बाहर जाने को हुई, रानी उन्हें देख बोली, सिया तुम माँ को लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मगर दी आप अकेले, मैं रुक जाऊं क्या आपके साथ। सिया उसकी बात पर परेशान हो बोली तो रानी उसका हाथ पकड़ बोली, अरे तुम परेशान मत हो, मैं बस यही पास में बने आइसक्रीम शॉप से आइसक्रीम लेकर आती हूँ, और गाड़ी तो है ही, मैं आ जाऊंगी। उसकी बात सुन सिया उसे जल्दी आने का बोल सरस्वती जी के साथ घर के लिए निकल गई। रानी वहां से सीधे आइसक्रीम शॉप गई और घर के लिए कुछ आइसक्रीम पैक करवाने का बोल अपने ऑर्डर का वेट करने लगी। वो अभी खड़ी ही थी, तभी सोहम जो वहां आइसक्रीम लेने आया था उसकी नजर उस पर गई, तो वो उसके पास आ बोला, अरे आप इस वक्त यहाँ। उसकी आवाज सुन रानी उसकी तरफ मुड़ती है तो अपने सामने सोहम को देख बोली, मैं तो बस आइसक्रीम लेने आई थी, वैसे आप। जी मैं भी आइसक्रीम ही लेने आया था, आए ना बैठते हैं जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता। सोहम वही साइड में लगी कुर्सी की तरफ इशारा कर बोला तो रानी माना नहीं कर पाए। दोनों वहां बैठकर कुछ बात करने लगे। थोड़ी देर बाद रानी का ऑर्डर आ गया, तो वो सोहम को बाय बोल वहां से घर के लिए निकल गई। लेकिन कोई था जिसके चेहरे पर रानी को सोहम के साथ देख अलग ही भाव थे। उसके जाने के बाद वो भी वहां से निकल गया। सिया सरस्वती जी के साथ घर पहुंची तो उन्हें हॉल में कोई नहीं दिखा, लेकिन टेबल पर पिज्जा के बॉक्सेस रखे हुए थे, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि किसी ने पिज्जा मंगवाया है। सब कुछ देख सरस्वती जी मुंह बनाते हुए बोली, देखा मैंने कहा था ना कि इनकी फिक्र मत कर।
सिया उनकी बात सुन कुछ नहीं बोली और अपने साथ लाया हुआ खाना सामने टेबल पर रख सबको आवाज लगाते हुए बोली, भाई, पापा कहाँ हो आप सब? उसकी आवाज सुन शिवम बाहर आया और उन्हें देख बोला, आप लोग वापस आ गए, कैसा रहा आप लोग का डिनर? हमारा छोड़िए, आप लोगों ने कुछ नहीं खाया होगा ना, हमने खाना पैक करवा दिया था, आइए हम लगा देता है। पापा कहाँ है? और साहिब? इतना बोल उसकी नजरें रचित को ढूंढने लगी। गुड़िया, सबने खाना खा लिया है, तुम परेशान मत हो, मैं अब सोने जा रहा हूँ, तुम भी आराम करो। शिवम उसकी बात सुन बोला और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वही उसकी बात सुन सिया सरस्वती जी को देखने लगी तो वो उसके सर पर हाथ रख बोली, इसलिए मैं तुझे परेशान होने के लिए माना कर रही थी, अब तुम भी जल्दी से खाना खा लो और जाकर रेस्ट करो। इतना बोल वो चली गई। सिया का खाने का मन नहीं था तो वो सारा खाना किचन में रख 2 कप कॉफी बना अपने रूम की तरफ बढ़ गई। सिया कमरे में आए तो उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठे रचित पर गई, जो अपना पूरा ध्यान अपने लैपटॉप पे लगाए काम कर रहा था। सिया की पायल की आवाज से उसे पता चल गया था उसके होने का, लेकिन उसने एक बार भी अपनी नजरें उठाकर सिया की तरफ नहीं देखा। उसे खुद को इग्नोर करते देख सिया उसे देखते हुए अपना मुंह बिगाड़ती है और उसके सामने टेबल पर कॉफी कर कप रख बोली, आपकी कॉफी। इतना बोल वो वही खड़ी हो 2 मिनट रचित के बोलने का वेट करती है, मगर जब वो बिना कुछ बोले अपना काम करते रहा। रचित को खुद को इग्नोर करते देख सिया उसे घूरते अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने उसमें से अपने कपड़े लिए और चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई। जाते वक्त उसने बाथरूम का दरवाजा इतनी जोर से पटका था कि रचित के होठों पर हल्की स्माइल आ गई। वो अपनी नजरें उठा एक नजर सामने रखी कॉफी के कप को देखता है, फिर बाथरूम को जहां से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो अपना ध्यान उधर से हटा, अपनी कॉफी पीते हुए चुपचाप अपना काम करने लगा। इतने दिनों में उसे सिया के हाथ की कॉफी की आदत हो गई थी। रात में जब तक सिया उसे कॉफी नहीं देती थी, रचित का डिनर पूरा नहीं होता था। थोड़ी देर बाद सिया बाहर आए तो रचित को अभी भी ऐसे काम करते देख खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, हद है, मतलब एक बार भी नहीं पूछा कि कहाँ गई थी? अरे कम से कम पूछ सकते थे कहाँ गई थी, पर नहीं, इन्हें तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है, बस लगे रहते हैं इस लैपटॉप के साथ। इतना ही इससे लगाव था तो हमसे शादी क्यों की, वो भी जबरदस्ती इससे ही करना था ना। इतना बोल वो गुस्से में जाकर बेड पर एक तरफ लेट गई। उसे ऐसे खुद में बड़बड़ाते देख रचित मुस्कुराते हुए उसे एक नजर देखता है और बिना कुछ बोले रूम से बाहर निकल गया। उसके ऐसे बिना कुछ बोले चले जाने से सिया, जिसकी नजरें उस पर ही थी, उसकी आंखों में न चाहते हुए भी आंसू आ गए। वो चाहती थी कि रचित उसे पूछे कि वो उसे बिना बताए क्यों गई थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा था। भले ही उनका रिश्ता पूरा हो गया था, लेकिन शादी का मतलब सिर्फ यही तो नहीं होता है ना। शादी में तो हर रिश्ते के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी होती है, कुछ अपेक्षाएं होती है जिसे निभाना पड़ता है। ये सब सोचते हुए वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन खाली पेट नींद कहाँ आती। काफी देर कोशिश करने के बाद जब वो उसे नहीं पाए तो चिढ़ते हुए उठी और दरवाजे को घूरने लगी, जहां से रचित अभी थोड़ी देर पहले बाहर गया था। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने खाना भी नहीं खाया था, जिससे उसके पेट में चूहे कूद रहे थे, ऊपर से रचित का ऐसे रूम से चले जाना। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो भी रूम से निकल गई। रानी जब घर पहुंची तो सन्नाटा देख उसे पता चल गया कि सब अपने रूम में चले गए हैं। इसलिए वो आइसक्रीम लेकर किचन में आई तो वहां उसे रचित दिखा, जो अभी अभी वहां आया था। उसे देख रानी बोली, कुछ चाहिए क्या रचित? नहीं भाभी, कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ऐसे ही आया था। रचित उसे देखते हुए बोला तो रानी आइसक्रीम फ्रीजर में रख बोली, ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, कल मिलती हूँ तुमसे। इतना बोल वो अपने रूम की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद रचित, जिसने खाना माइक्रोवेव में गर्म होने रखा था, वो उसे निकाल डाइनिंग पर लाकर रखा ही था, तभी उसे सामने से अजय आगे हुए दिखता है। उसे देख वो बोला, भाई आपको आज काफी लेट हो गया है, आर्यन के सोने का वेट कर रहा था, इसलिए यही पास के कैफे में बैठा हुआ था। खैर अब वो सो गया होगा, मैं जाता हूँ, तू भी आराम कर। इतना बोल वो जैसे ही जाने को हुए तभी रचित उनके कंधे पर हाथ रख बोला, आप भाभी को पूरी बात बता क्यों नहीं देते हो? मुझे पता है सारी बात सुन के वो आपको जरूर समझेगी। रचित की बात सुन अजय उसके हाथ पर अपने हाथ रख खोते हुए बोला, बात समझने की नहीं है अब छोटे, यहाँ बात भरोसे की है। जो लगता है हमारे रिश्ते से अब खत्म हो गया है, मुझे पहले उसका भरोसा जितना है। और यकीन मान, जिस दिन मैं ये करने में कामयाब हो गया ना, उस दिन मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। अब मैं जाता हूँ।
इतना बोल वो अपने रूम में जाने के लिए बढ़ गया। वो सीढ़ियों के पास ही पहुंचा था कि सिया जो रचित को देखने नीचे आई थी उसे देख बोली, भाई खाना निकाल दूं आपका। उसके प्यार से पूछने पर अजय मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मैं खाकर आया हूं, तुम दोनों खा लो। वैसे तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, तुम्हारे बिना तुम्हारा खड़ूस पति भी भूखा बैठा हुआ है, पर जताएगा नहीं। इतना बोल वो मुस्कुराते अपने रूम की तरफ चला गया। वही उसकी बात सुन सिया की नजरें नीचे खड़े रचित पर ही टिक गई। को उसे ही देख रहा था। उसे देखते हुए सिया नीचे आए तो रचित डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोला, अब खड़ी ही रहना है कि डिनर भी करोगी। उसके इतने बोलते ही सिया चुपचाप बैठ गई। रचित ने एक प्लेट में खाना निकाला तो उसे देख वो बोली, आप नहीं खाएंगे, रुकिए हम निकाल देते हैं। इतना बोल वो जैसे ही एक और प्लेट लगाने को हुई, रचित उसका हाथ पकड़ बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप खाओ। लेकिन सिया उसकी बात नहीं मानी और उसने रचित के लिए दूसरी प्लेट लगा ही दी। उसकी हरकत पर रचित उसे घूरने लगा, लेकिन वो बिना कोई परवाह किए अपना खाना खाने में लगी हुई थी। दोनों ने आराम से अपना खाना खत्म किया तो सिया सारे बर्तन समेत किचन की तरफ बढ़ गई और उसे साफ करने लगी। रचित भी अपने रूम में जाने के सिवा वहीं खड़ा हो उसे देख रहा था। सारा काम खत्म कर वो एक प्लेट में खाना निकालती है और जैसे ही ऊपर जाने को हुई रचित उसे रोकते हुए बोला, कितना भूख लगती है तुम्हें, अभी तो इतना खाया था। उसकी बात पर सिया उसे घूर कर देखती है और बिना कुछ बोले अजय के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजा खटखटाया तो अजय दरवाजा खोल उसे देख बोला, क्या हुआ सिया, कुछ काम था क्या? भाई खाना, मुझे पता है कि आपने कुछ नहीं खाया है बाहर। सिया उसकी तरफ प्लेट करते हुए बोली तो अपनी चोरी पकड़ी जानी पर अजय शर्मिंदा हो गया। उसे ऐसे देख सिया हंसते हुए बोली, आप खाना खा लेना वरना हम अच्छा नहीं लगेगा। उसकी बात सुन अजय उसके हाथ से प्लेट ले लेता है। सिया भी मुस्कुराते हुए अपने रूम में आ गई। थोड़ी देर बाद रचित जैसे ही रूम में आया, सिया अचानक से उसके गले लग गई, जिससे रचित पहले तो हैरान हुआ, फिर उसे अपनी बाहों में भर उसके बालों में अपने हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? सब कुछ सही कब होगा? मुझे भाभी भैया किसी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही, और आर्यन उसकी तो कोई गलती नहीं है, तो उसे क्यों भैया का प्यार नहीं मिल रहा है? मुझे पता है कि दी उनसे गुस्सा है, लेकिन कम से कम उन्हें आर्यन को तो भैया के बारे में बताना चाहिए था। मैंने उन्हें देखा है आर्यन के लिए तड़पते हुए, और दी को भी देखा है भैया के लिए परेशान होते। हमसे दोनों की तकलीफ नहीं देखी जाती। उसे ऐसे देख रचित उसे शांत कराते हुए बोला, सब ठीक हो जाएगा, पहले तुम शांत हो जाओ, याद है न डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस कम लेने को कहा है। उसकी बात सुन सिया उससे अलग हुई और मुंह बनाकर उसे देखते हुए बोली, अब हम ठीक हो गए हैं, इसलिए अब हम दावा भी नहीं खाएंगे। मुंह कड़वा हो गया है हमारा वो दावा खाकर, पता नहीं पेशेंट कैसे झेलते होंगे। रचित उसकी बात सुन खामोशी से उसे देख रहा था। वही सिया बोले जा रही थी। यहाँ शिवम अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर संस्कृति का नाम देख वो फोन उठा बोला, हाँ कहो संस्कृति, तुमने इतनी रात को क्यों फोन किया? उसकी बात सुन उधर से संस्कृति उधर से गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम मेरी छोड़ो और ये बताओ कि शाम में तुम कहाँ थे और किसके साथ थे? कौन थी वो जिसे तुम बाहर लेकर गई थे? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ बाहर जाने की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी बात सुन शिवम गुस्से में बोला, क्या बोल रही हो संस्कृति, तुम्हें होश भी है? जाकर चुपचाप सो जाओ, मैं तुमसे सुबह बात करूंगा। इतना बोल वो अपना फोन काट अपना सर पकड़ बैठ गया। संस्कृति की बातें सुन उसे सिया के लिए टेंशन होने लगी। उसे पता था संस्कृति के पागलपन के बारे में। संस्कृति की बातें सुन शिवम गुस्से में बोला, क्या बोल रही हो संस्कृति, तुम्हें होश भी है? जाकर चुपचाप सो जाओ, मैं तुमसे सुबह बात करूंगा। अपना दिमाग शांत करो, फिर मुझसे बात करना, समझी? इतना बोल वो अपना फोन काट अपना सर पकड़ बैठ गया। संस्कृति की बातें सुन उसे सिया के लिए टेंशन होने लगी। उसे संस्कृति के पागलपन के बारे में पता था, वो कुछ भी कर सकती थी, इसलिए वो सिया के बारे में सोच घबरा रहा था। जबकि शिवम को यही नहीं पता था कि जिस लड़की के बारे में संस्कृति बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि सिया ही है, लेकिन फिर भी वो उस लड़की के लिए परेशान था। वो अभी अपना सर पकड़े हुए बैठा ही था, तभी उसके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आने लगा। शिवम ने एक नज़र अपने फोन को देखा और उसे ऐसे ही छोड़ दिया। उसका फोन उठाने का बिल्कुल मन नहीं था। फोन बजते हुए कट चुका था। वो कुछ सोचता उससे पहले दोबारा उसका फोन बजने लगा। इस बार शिवम फोन उठा, हल्के गुस्से में बोला, कौन है? एक बार फोन ना उठाने पर समझ नहीं आ रहा जो बार बार फोन कर रहे हो?
शिवम की गुस्से भरी आवाज सुन फोन के दूसरे साइड ज्योति डर गई। इस वक्त शिवम को कॉल करने वाली कोई और नहीं बल्कि ज्योति ही थी। शिवम के कॉल रखते ही संस्कृति गुस्से में पूरे रूम को तहस नहस कर दी थी और खुद को रूम में लॉक कर ली। अभी घर पर भी कोई नहीं था, जिस वजह से उसकी हरकत से ज्योति डर गई थी। ऊपर से संस्कृति ज्योति की कोई बात भी नहीं सुन रही थी, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। काफी देर तक सोचने के बाद ज्योति को शिवम का ध्यान आया। संस्कृति ने उसे शिवम के बारे में बताया था, लेकिन उसके पास शिवम का नंबर ही नहीं था। वो अभी अपने बाबा को भी फोन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें जब संस्कृति के हरकत के बारे में पता चलता तो वो परेशान हो जाते। ज्योति अभी सोच ही रही थी कि वो क्या करे, तभी उसे संस्कृति के पुराने फोन का ध्यान आया जिसमें शिवम का नंबर था, और वो फोन ज्योति के पास ही था। संस्कृति ने जब नया फोन लिया था तब उसने उसे यूज करने के लिए दिया था, लेकिन ज्योति के पास पहले से ही फोन था, तो उसने उस फोन को साइड टेबल में रख दिया था। यही सोचते हुए वो रूम में आए और फोन निकाल देखती है तो फोन बंद था। ज्योति ने जल्दी से उसे चार्ज में लगाया और ऑन होने का वेट करने लगी। थोड़ी देर बाद फोन ऑन हुआ तो ज्योति ने उसमें से शिवम का नंबर लिया और कुछ सोचते हुए घबरा कर उसने नंबर डायल कर दिया। शिवम की गुस्से भरी आवाज सुन ज्योति घबराते हुए बोली, सॉरी, हम माफ कर दे, वो हमें। उसकी आवाज सुनते ही पता नहीं क्यों शिवम का गुस्सा एकदम शांत हो गया। वो खुद को शांत कर बोला, जी कहिए, आप कौन बोल रही है और आपने मुझे कॉल क्यों किया है? वो हम संस्कृति दी की छोटी बहन ज्योति बात कर रहे हैं। शिवम के पूछने पर वो घबराई हुई बोली तो शिवम की नजरों के सामने अचानक ज्योति का मासूम चेहरा घूम गया। वो अभी खोया हुआ था, तभी ज्योति की आवाज सुन उसका ध्यान टूटा। सर, हमें आपसे दी के बारे बात करनी थी। हाँ ज्योति, कहो क्या हुआ, सब ठीक है ना? शिवम उसकी बात सुन बोला तो ज्योति ने उसे संस्कृति के बारे में सारी बातें बता दी। सर प्लीज आप कुछ करिए, दी ने दरवाजा बंद कर लिया है, बाबा भी घर पर नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ज्योति ने रोते हुए कहा। तो शिवम का उसका रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उसे शांत करवाते हुए बोला, ज्योति देखो, तुम शांत हो जाओ, संस्कृति को कुछ नहीं होगा, उसका गुस्सा जब ठंडा होगा तो वो खुद बाहर आ जाएगी, तुम घबराओ मत, और रोना तो बिल्कुल नहीं, समझी? तुम तो उसे जानती ही होगी ना? हो। शिवम की बात सुन वो बोली तो बरबस ही शिवम के होठों पर हल्की स्माइल आ गई। शिवम थोड़ा रुक बोला, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं संस्कृति से कल बात कर लूंगा, अभी उसे अकेले रहने दो, गुड नाइट। इतना बोल शिवम ने कॉल रख दिया। वही ज्योति फोन काटने के बाद ज्योति एक नज़र संस्कृति के बंद रूम के दरवाजे को देखती है, जो अभी भी बंद था। वो एक गहरी सांस ले अपने रूम में आ गई। न चाहते हुए उसका ध्यान शिवम पर जा रहा था। वो खुद के सर पर चपत लगाते हुए बोली, पागल हो गई है क्या तू ज्योति? क्या फालतू सोचे जा रही है? संस्कृति दी उन्हें पसंद करती है, और शायद वो भी। इतना बोलते हुए उसके सामने उस दिन हॉस्पिटल के बाहर का दृश्य घूम गया, जहां उसने शिवम को संस्कृति के बिल्कुल पास देखा था। ये सब सोचते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आंसू साफ करते हुए खुद से बोली, तेरी किस्मत ने यही है ज्योति, आज तक जो तुमने चाहा है वो कभी तुम्हारा नहीं हो पाता है, और ये तो तुम्हारी सोच से भी बहुत दूर है। वैसे भी वो भला हम जैसी लड़की को क्यों पसंद करेंगे, उन्हें तो दी की जैसी मॉडर्न लड़की पसंद आएंगी ना। और हम तो। इतना बोल वो खुद को एक नज़र सीधे में देखती है। उसने इस वक्त सिंपल सा कुर्ता और पैंट पहना हुआ था जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। ऐसे वो कभी भी खुद का कंपेयर दूसरों से नहीं करती थी, लेकिन जब दिल और दिमाग उलझने लगे तो कहाँ कुछ समझ आता है। यही हाल अभी उसका हो रहा था। वो ये सब सोचते हुए बेड पर आए और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद उसकी आंखों से बहुत दूर था। ज्योति ने जब पहली बार शिवम को देखा था तभी उसकी नजरें शिवम पर अटक गई थी, लेकिन जब उसने उसे संस्कृति के साथ देखा तो बेचारी का मासूम सा दिल टूट गया था। उसने इस वक्त जैसे तैसे खुद को समझा लिया था कि शिवम और संस्कृति एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन आज शिवम से बात करने के बाद उसके भावनाएं फिर से उसके ऊपर हावी होने लगी। थोड़ी देर तक खुद को समझने के बाद वो गहरी नींद में सो चुकी थी। वही उसकी आवाज सुन शिवम की नींद उड़ गई थी। फोन रखने के बाद वो खिड़की के पास आया और बाहर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मैं जब भी उसे देखता हूँ मेरी नजरें उस पर से हटने का नाम नहीं लेती? उसकी आवाज सुन मेरा गुस्सा तुरंत खत्म हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ना चाहते हुए भी मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। उसकी मासूमियत मुझे अपनी तरफ खींच रही है। नहीं, मुझे खुद को रोकना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता।
ये सब सोचते हुए वो परेशानी से खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रानी अपने रूम में लेटी हुई एक टक सीलिंग को देख रही थी। उसके आंखों से इस वक्त नींद कोसों दूर था। कुछ सोच वो उठी और अपने बगल में सोए हुए आर्यन को अच्छे से कंबल से ढक अपना शॉल ले रूम से बाहर निकल गई। उसे कमरे में बहुत घुटन महसूस हो रहा था, इसलिए वो छत पर आ गई। यहाँ आकर उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। अभी थोड़ी ही देर हुआ था, तभी अजय, जो नींद न आने के कारण छत पर आया था, वो उसके बगल में खड़े हो सामने देखते हुए बोला, अभी भी आपकी आदत गई नहीं? जब भी परेशान होती है यही आ जाती है। कुछ आदतें कभी नहीं बदलती अजय, पर लोग अक्सर बदल जाते हैं। उनके लिए अपने परिवार से ज्यादा बाहर वाले इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्यों, सही कहा ना? रानी एक नजर उसे देख वापस सामने देखते हुए ही बोली तो अजय एक गहरी सांस ले उसके कंधे पर हाथ रख उसे अपनी तरफ मोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रानी साहिबा, आप तब भी हमें नहीं समझ रही थी और आज भी नहीं समझ रही है। एक बार तो हमें समझने की कोशिश करती आप। हम क्या नहीं समझ रहे हैं, आप खुद ही बताएं ना। इतने साल हमने कैसे गुजारा है, आपको जरा भी अंदाजा है अजय? क्या बीती थी हम पे जब आप हमें ऐसे छोड़ के चले गए थे? नहीं, आपको कोई अंदाजा नहीं है। आपके लिए तब भी हमसे ज्यादा कोई और इम्पोर्टेंट था, और शायद आज भी है। कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पर बीतती है उसे पता चलता है। हमने तब भी आपको कहा था छोड़ दे सब, हम सब यहाँ से दूर चले जाएंगे, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी थी। एक झटके में सब कुछ बर्बाद हो गया था हमारा। इतना बोल वो रोने लगी। उसे ऐसे रोते देख अजय उसे अपने सीने से लगा लिया। रानी उसके सीने से लगते ही और जोर जोर से रोने लगी। इतने दिन का दर्द तकलीफ आज आंसू बन के बह रहा था। अजय उसे ऐसे रोते देख बस उसका सर सहलाते रहा। उसे पता था रानी ने अभी तक क्या सहा है। वो आज उसके सारे दर्द को आंसू बन बहने देना चाहता था। थोड़ी देर बाद रानी हल्का शांत हुई तो अजय उसके माथे को चूम लेता है। इतने सालों बाद उसका स्पर्श महसूस कर रानी की आंखें वापस झिलमिला गई। वो उससे दूर होने को हुई तो अजय उसे वापस अपनी बाहों में भर बोली, प्लीज ऐसे ही मेरे पास रहो ना। इतने दिन बाद मुझे मेरा सुकून मिला है, उसे ऐसे दूर मत करो। उसकी बात सुन रानी खामोश सी उसके सीने से लग गई। दोनों आज कितने सालों बाद एक दूसरे का पास थे। आसमान में निकला हल्का चांद भी उन्हें देख मुस्कुरा रहा था। थोड़ी दूरियां कब हुई थी, थोड़ी और कम होना बाकी थी। आज इतने वक्त बाद ही सही रानी को उसके इंतजार का फल वापस मिल ही गया था। इधर रूम में सिया के सोने के बाद रचित अपना फोन ले बालकनी में आया और रोहित को कॉल लगा। बोला, कुछ पता चला उसके बारे में? नहीं बॉस, अभी तक तो कोई खबर नहीं है, लेकिन हम पता लगने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलता है हम तुरंत आपको बताते हैं। ठीक है, पर कोशिश करो जल्द से जल्द उसे ढूंढने की। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। रचित उसकी बात पर इतना बोल फोन रख दिया था। सनाया का ऐसे अचानक गायब होना परेशानी की बात थी। वो उसे किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द ढूंढना चाहता था। वो वापस रूम में आया तो उसकी नज़र सामने सोती सिया पर चली गई, जो आराम से सो रही थी। उसे देख रचित अलमारी से एक फाइल ले उसे अपने बैग में रख वापस अपनी जगह पर आकर सो गया। लेकिन इन सब में उसे ध्यान नहीं रहा कि सिया की मेडिकल फाइल उससे नीचे गिर गई है। उसे ध्यान ही नहीं रहा था उस फाइल का। वही शहर से दूर एक घर में सनाया सोफे पर बैठी हुई थी और गुस्से में अपने सामने लगे रचित के तस्वीर को अपनी जलती आंखों से देखते हुए बोली, आ रही हूं मैं वापस। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बदले में तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लूंगी। बहुत प्यार है ना तुम्हें तुम्हारी उस सिया से, तो मैं उसे ही तुम्हारी लाइफ से दूर कर दूंगी। वापस तड़पोगे तुम, जैसे मेरे जाने के बाद तड़पे थे। इतना बोल वो हंसने लगी। उसके आंखों में रचित के नफरत, उसे बर्बाद करने का पागलपन साफ नजर आ रहा था। जिसका अंजाम क्या होने को था वो तो वक्त बताएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।